बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का जो लेक्चर्स है वो बेसिकली एक स्पेशल लेक्चर है, ख़ासकर कंसेप्चुअल स्टडीज़ के हवाले से। इसमें मैं ये मेंशन नहीं करूँगा कि ये चैप्टर्स कौन सा है। बेसिकली तो ये सेकंड ईयर का आर्टिकल्स बनते हैं और इसमें आज हम एक स्पेशल डिस्कशंस कर रहे हैं। वो ये है कि पोटेंशियल डिवीज़न रूल्स क्या हैं, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा करंट डिवीज़न रूल्स क्या हैं। यानी अगर हम पोटेंशियल्स को डिवाइड करें तो किस रूल के तहत डिवाइड करेंगे, और सेकंडली ये कि करंट का डिवीज़न होगा तो किस बेस पे होगा। तो आज का ये जो स्पेशल लेक्चर्स है इसमें हम वो शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसमें एंटी टेस्ट में या जैसे बच्चे जा रहे होते हैं मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से, तो शॉर्ट टाइम के अंदर वो कैसे फ़ौरी तौर पर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा वो हमारा इस हवाले से होगा। सो आज के लेक्चर्स का पहला टॉपिक है पोटेंशियल डिवीज़न रूल्स। पोटेंशियल डिवीज़न रूल्स के सामने मैंने ब्रैकेट के अंदर एक बात मेंशन कर दी है कि वहाँ पे सीरीज़ सर्किट है। यानी कहने का यहाँ मतलब ये है कि ये जो पोटेंशियल डिवीज़न रूल्स है ये हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है कि जब आप लोग इस किस्म का सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो बुनियादी तौर पे ये सीरीज़ सर्किट है। इसमें हमारे 3 पैरामीटर्स को वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस कहते हैं। उनमें से ज़ाहिर रेजिस्टेंस तो डिवाइसेस के साथ मुंसलिक होगी। अब रहेगी मसला करंट का और वोल्टेज का। तो इसमें वोल्टेज तीनों को जो सप्लाई दी जाएगी वो मुख्तलिफ होगी, जो कि हर एक के पास रेजिस्टेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन करंट तीनों के पास क्या होगा, सेम, चूँकि करंट को एक ही रास्ता प्रोवाइड किया गया। तो एक बात तो क्लियर होगी कि इसके अंदर करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल जो होगी वो हर रेजिस्टेंस पे डिवाइड होती जाएगी। इस वजह से हम जो डिवीज़न, पोटेंशियल डिवीज़न के जो रूल्स है वो किस सर्किट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सीरीज़ के लिए। पैरेलल के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करेंगे एक सर्किट है हमारे पास R1, R2, R3 और टोटल पोटेंशियल हमने सिर्फ उतना प्रोवाइड कर रखा है V0। तो अगर हमसे को पूछ ले कि बताएं इस R2 पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R3 पे कितना वोल्टेज यूज़ हो रहा है, होना तो ये चाहिए था कि तीनों वोल्टेज का मजमू इसके बराबर होगा, वो तो डेफिनेटली। तो अब ज़ाहिर है हमें कोई ऐसा शार्ट मेथड हो जिससे हम जल्दी से इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकें। तो ज़रा उसको समझते हैं कि अगर हमें इस R1 के ऊपर जो पोटेंशियल V1 आ रहा है इसको मालूम करना हो तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। V1 इज़ इक्वल टू R1 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीपल क्या होगा, V0। बड़ा सिंपल सा मेथड है, शॉर्ट मेथड है कि जिसकी रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल मालूम किया जा रहा है, रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल वैल्यूज़ ऑफ द रेजिस्टेंस। क्योंकि बेटा ये सीरीज़ के अंदर है तो सीरीज़ को सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीपल क्या होगा, V0। सिमिलरली अगर वो डायरेक्ट हमसे सवाल पूछता नहीं ये R3 के बारे में बताएं, बाकी सबके बारे में नहीं पूछता, हमें सारी कैलकुलेशन क्यों करनी पड़े, हम एक ही कैलकुलेशन करें। तो क्या फार्मूला होगा, V3 इज इक्वल टू R3 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V0। V2 का क्या फार्मूला लगा, सिमिलरली R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू क्या होगा, V0। इट मीन बड़ा सिंपली याद रखा जा सकता है कि V1 में R1, V2 में R2 और V3 में क्या है, R3। बाकी सारे फैक्टर तीनों में फार्मूले में क्या खड़े हैं, सेम। सो इस तरीके से इनफरादी तौर पर फ़ौरन कीमत काउंट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि R1 की वैल्यूज़ है लेट्स से 2 ओम्स, R3 की 2 की वैल्यूज़ है 3 ओम्स, R3 क्या है 5 ओम और V0 कितना है 12। लेट्स से ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको एक ऑपरेशन में लेते हैं। हम इन 3 वैल्यूज़ के लिहाज से अगर हम R1 पे वोल्टेज देखें तो कैसे मालूम करेंगे, फार्मूला है उसी के मुताबिक R1 यानी 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11। 2 ओवर 11 मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12। यानी यहाँ वैल्यूज़ क्या है आपके पास, 12। अब 2 ओवर 11 मल्टीपल क्या हो जाएगा, सॉरी 2 ओवर 10 मल्टीपल क्या हो जाएगा, दिस। अब जब इसको आप काउंट करेंगे तो तकरीबन 2.4 वोल्ट। इट मीन ये तकरीबन 2.4 वोल्ट इस्तेमाल करेगा। अब आपको वहाँ करंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आप उसकी वोल्टेज मालूम कर पाएंगे। इसी तरीके से V2 मालूम करने का क्या रेजिस्टेंस है R2 की, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 प्लस 5 मल्टीपल 12, ये तकरीबन 3.6 है। सिमिलरली आप लोग क्या निकाल सकते हैं, V3। यानी इस तरीके से ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट किसी भी कंज्यूमर या डिवाइसेस की जो रेजिस्टेंस गिवन है उसके ऊपर ड्रॉपिंग पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं अगर आपको टोटल पोटेंशियल की वैल्यूज़ क्या हो मालूम हो। तो ये था पोटेंशियल डिवीजन रूल्स, जो खासा सिंपल रूल्स है। लेकिन थोड़ा सा पेचीदा रूल्स है हमारा करंट डिवीजन रूल्स। ये सामने देख रहे होंगे सेकंड पोर्शन में मैंने मेंशन कर रखा है करंट डिवीजन रूल्स।
इसको एप्लीकेशन अगर देखें तो ये पैरेलल सर्किट में होगी। याद रखना है सीरीज सर्किट जो होता है उसमें वोल्टेज वेरी करती है, लिहाजा वहाँ वोल्टेज का रूल अप्लाई करेंगे, और इसमें क्या वेरी करेगा, करंट। क्योंकि फ़र्ज़ करें ये एक सर्किट है और ये आगे से क्या है, पैरेलल है। जब करंट यहाँ से आएगा तो करंट दोस्तों में क्या होगा, डिवाइड होगा। आप जानते हैं कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होती है, करंट मुख्तलिफ होता है, इसका मतलब करंट डिवाइड हो रहा है। सो डिवाइड होने वाले करंट को हम लोग कैसे मालूम कर पाएंगे। अब इसमें दो हिस्से हैं, एक होता है इन द केस ऑफ टू रेजिस्टर्स, अगर दो कंज्यूमर यूज़ किए गए हैं तो फिर फार्मूला कुछ और है, अगर मोर देन टू है तो फिर फार्मूला उसके लिए क्या है, सेपरेट है। ये थोड़ा सा टेक्निकली आप लोगों को एक पेचीदा लगेगा, सो इसको सोचना है। इसमें R1 रेजिस्टेंस, इसमें R2 रेजिस्टेंस से टोटल करंट आई आ रहा है, हमें उसने वोल्टेज नहीं दी और कहते हैं कि रेजिस्टेंस ये है, ये करंट है, बताएं इसमें से जो वैल्यूज़ होगी करंट की, I1 क्या होगा और I2 क्या होगा, कैसे मालूम करेंगे। ज़ाहिर बंदा हैरान होता है कि बाकी चीज़ें मेरे पास नहीं है, तो शॉर्ट मेथड देखिएगा बेटा, I1 इज इक्वल टू R2 बटा R1 प्लस R2 मल्टीपल I मीन वो टोटल करंट, R2 मीन अपोजिट रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 मीन टोटल रेजिस्टेंस। सो I1 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वहाँ वोल्टेज V1 थी तो रेजिस्टेंस R1 थी, यहाँ I1 है तो क्या है, R2 है। वहाँ वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आप जब जानते हैं, लेकिन वोल्टेज और रेजिस्टेंस करंट आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स। इस वजह से दूसरा फैक्टर यूज़ किया जा रहा है। तो I1 मालूम करना हो तो किसको डिवाइड करेंगे, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और जब I2 मालूम करना हो तो फिर किससे डिवाइड करेंगे, R1 बटा। दोस्तों एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, I है फ़र्ज़ करें 9 एम्पेयर, ये करंट इससे 9 एम्पेयर करंट आ रहा है, यहाँ से कितने एम्पेयर करंट आ रहा है, 9। अब बताएं कि अगर ये रेजिस्टेंस R1 लेट से किसके बराबर है, 6 ओम के बराबर है, ठीक है, और R2 लेट से किस चीज़ के बराबर है, 3 ओम्स के। बताएं I1 कितना होगा, I2 क्या होगा। अब ऐसी सिचुएशंस में बंदा कोई कैलकुलेशन, मैं थोड़े से सिंपल वर्ड यूज़ किए हैं ताकि कैलकुलेशन आपको आसान हो जाए, वरना वो डिजिट चेंज भी कर सकते हैं। सो अब देखिए I1 कैसे मालूम करेंगे, R2 मीन 3 डिवाइड बाई टोटल, और 3 प्लस 6 कितना, 9, 3 ओवर 9 मल्टीपल क्या है, 9, कितना करंट आ रहा है, 9 एम्पेयर। अब बेटा 9 को 9 से कंपेयर करें तो इसका मतलब I1 कितने एम्पेयर जा रहा है, 3 एम्पेयर, तो इसमें से 3 एम्पेयर करंट पास हो रहा है। इसी तरीके से I2 मालूम करेंगे तो फिर वही फार्मूला 6 ओवर 9, जैसे 9 को आंसर करें कौन सी कीमत आएगी, 6। इट मीन यहाँ से 3 एम्पेयर है तो यहाँ से कितना है, 6 एम्पेयर, टोटल मिला तो कितना बनता है, 9 एम्पेयर। ये सिंपल है क्योंकि जब ये दो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5, फिर कैसे कैलकुलेट किया गया, तो उसको ज़रा समझते हैं कि इन केस ऑफ मोर देन 2 रेजिस्टर्स, अगर इससे ज़्यादा रेजिस्टर्स हैं तो फिर क्या किया जाएगा, ज़रा समझते हैं। एक करंट है I1 जो कि 11 एम्पेयर है, लेट से वो 3 रेजिस्टर्स हैं R1 R2 R3, तीनों आपस में पैरेलल हैं। एक में कीमत है 5 ओम्स रेजिस्टेंस, एक में 3, और एक में फ़र्ज़ करें क्या है, 1 ओम से 1 ओम्स, ठीक। अब हमें ये मालूम करना है I1 क्या होगा, I2 क्या होगा, I3। इसमें ये फार्मूला ऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि ये फार्मूला जस्ट ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स, नॉट फॉर 3 और मोर देन 2 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसको हल करने का बेहतरीन मेथड क्या है, थोड़ा सा मैं इसकी बेसिक थ्योरी समझाऊँ, फिर बेशक आप और शार्ट कर दीजिएगा। I1 I2 I3 तीनों की रेशो लिखें, I1 रेशो I2 रेशो I3। अगर 4 हैं तो बेशक 4 लिखें, 5 है तो 5 लिखें। अब I का क्या फार्मूला है, I1 का V ओवर R1 रेशो V ओवर R2, ठीक है, रेशो V ओवर R3 रेशो V ओवर R3, ओके। अब इसमें V जो है वो सब में कॉमन है। हमें कैसे पता चला V कॉमन है, क्योंकि बेशक ये पैरेलल सर्किट है और पैरेलल का वोल्टेज बेशक क्या होता है, सेम होता है। अगर सेम है तो ये तीनों वोल्टेज कैंसिल कर दें, क्या रिजल्ट बचेगा, 1 ओवर R1 1 ओवर R2 1 ओवर R3। तो आप डायरेक्ट I1 से ये रेशो अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 ओवर R1 कितना है, 1 ओवर 5, उसकी कीमत पुट करें, 1 ओवर 3 ये कीमत पुट करें, 1 ओवर 1 ये वैल्यू सके, ओके। अब इसका रेशो निकालनी है क्योंकि ये है रेसिप्रोकल रेशो। रेसिप्रोकल को हम डायरेक्ट रेशो में जाने के लिए आम तरीका तो ये कि एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका सारी से कीमत निकल आएगी। फ़र्ज़ करें अगर 5, 3 और 1 का एलसीएम लें तो 15 आता है। कितना आता है, 15। अगर 5 को 15 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा। अच्छा, 3 को 15 पे डिवाइड करें तो 5 आएगा, और 1 को 15 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 15। एक सम से। लेकिन अगर फिर भी आपको ये लगे कि ये कन्फ्यूज है तो एक और शॉर्ट मेथड, ताकि आपको ये एलसीएम की हिस्से से भी आप निकलें, वो ये करें कि जब अगर 1 ओवर 5 को हल कर रहे हैं
तो इसको छोड़ के बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो 3 मल्टीपल 1 क्या हो जाएगा 3 और शॉर्ट हो गया। अच्छा अगर आप 3 को हल कर रहे हैं तो 3 को छोड़ दें 5 मल्टीपल 1 इक्वल टू 5 ये आ जाएगा। अगर आप 1 को हल कर रहे हैं तो 1 को छोड़ दें 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 50। तो रेशो क्या बनी कि I1 रेशो I2 रेशो I3 इज इक्वल टू 3 रेशो 5 रेशो 15। इट मीन्स अगर इन तीनों को ऐड करें तो 15 प्लस 5 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। इट मीन्स I1 आउट ऑफ 23 3 की रेशो के साथ है, I2 आउट ऑफ 23 में से 5 के रेशो के साथ है और I3 आउट ऑफ 23 के रेशो में से 15 है। तो हमने एक अपनी रेशो कैम की कि आउट ऑफ 23 टोटल फर्स्ट करें 20 आउट ऑफ 23 की ये रेशो हासिल होती है। तो अब देखिएगा 23 में से ये 3 है तो 11 में से क्या होगा लेट्स से, और अगर 23 में से ये 5 है तो 11 में से क्या होगा, 23 में से ये 15 है तो फिर 11 में से क्या होगा। तो ये अमर से से 1 सेकंड का कैलकुलेशन है। ये देखें I1 कैसे निकालेंगे, इसकी रेशो कितनी है 3 डिवाइड बाई टोटल वैल्यूज, टोटल कितनी है 23, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3/23 मल्टीपल 11 क्या है वो वैल्यूज है जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब जिसकी मर्जी कीमत निकालना, ये देखो I2 ये क्या रेशो है 5 डिवाइड बाई 23 यानी 5 आउट ऑफ 23 मल्टीपल 11। तो 23 में से 5 है तो 11 में से कितना होगा, सिंपल कैलकुलेशन। 23 में से 15 है तो 11 में से कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपने I1 निकाला, I2 I3, ये आप लोगों ने एक एग्जाम्पल हल कर ली। क्लियर होगी बात ये। अच्छा आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसी एग्जाम्पल्स में मैंने सारे आड फैक्टर यूज़ किए 5 3 1। पास को बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि सर अगर ये इवन में होता है तो हो सकता है कुछ और आंसर है। तो मैं एक इवन के एग्जांपल भी आपके सामने रखता हूँ इवन डिजिट्स की, ताकि थोड़ा सा आप क्लियर हो जाए। बात वही रूल्स वही, रूल भी कोई चेंज नहीं है। ये हमारा एक सर्किट है, इसके अंदर फिर मैंने 3 रजिस्टर शो किए हैं। गिवन करंट कितना है 10 एम्पेयर, डेफिनेटली इवन फैक्टर्स आ गया। R1 ये सामने देखिएगा ज़रा नज़र आ रही है, ये है 2 ओम्स, ठीक है। ये कितना है 4 ओम्स, ये कितना है 6 ओम। मैंने तीनों इवन फैक्टर दे दिए। अगर इन तीनों में से हमें करंट मालूम करना हो तो क्या तरीका होगा, बिल्कुल सेम फैक्टर सेम फार्मूला, कोई परेशान होने नहीं। I1 रेशो I2 रेशो I3 क्या लिखेंगे V/R1 I1 की जगह ओमला के मुताबिक क्या लिखेंगे V/R2 V/R3। अब ज़रा देखो क्या V तीनों में कैंसिल हो सकता है, किस रूल के तहत, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, फिर जितनी भी होगी तो सेम है, लिहाजा हम उसको क्या कर देते हैं कैंसिल करते हैं, ठीक है। अच्छा वोल्टेज जब कैंसिल हो जाएगी इसमें से तो रेशो क्या बचेगी 1/R1 यानी 1/2, 1/R2 यानी 1/4, 1/R3 में 1/ क्या होगा R6। ओके अब यहाँ तक क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, अब इसी में 2 तरीके हैं, मैंने आपको समझा। या तो बेटा जैसे यहाँ एलसीएम लिया वो ले लें, यहाँ भी आप एलसीएम ले लें। अगर आप फ़र्ज़ करें 6 4 और इसका एलसीएम लेते हैं तो तब भी आप आंसर हल कर सकते हैं। नहीं तो वो जो शॉर्ट मेथड मैंने समझाया कि बेटा जब 2 को हल कर रहे हैं तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को हल करें 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 6 को हल करें उसको मल्टीप्लाई। तो पहले हम ज़रा एलसीएम की तरफ जाते हैं। अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना एलसीएम आ सकता है 2 4 और 6 का, जिसके ऊपर ये डिवाइड हो तो हम ले सकते हैं। तो चलें हम एक छोटी सी कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेते हैं कि लेट से हमारे पास ये वैल्यूज़ है 1/2, ये रेशो है 1/4, ये रेशो कितनी है 1/6। एलसीएम शॉर्ट ले लें तो ये एलसीएम आ जाता है 12, ठीक है। 24 को फिर डिवाइड करना पड़ेगा शॉर्ट। तो अब 2 को इस पर डिवाइड करें तो कितनी कीमत आपको पास ये शो करेगा 6। फिर ये रेशो निकालें तो ये किसने डिवाइड करेगा 3। फिर ये रेशो निकालेगी क्या डिवाइड कर जैसे 6 3 2, ये देखें 6 3 2, क्या ये रेशो वही आ गई। चल अगर आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं करना, वो दूसरा तरीका समझाएं जिसमें हमने मल्टीप्लाई करना, ज़रा उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, नज़र आ रहा है ये वाला ऐसा। अब ज़रा इसको देखें कि ये है ना ये 2 4 6, मैं आप इसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ। 2 को हल करने के लिए मैं 6 और 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या लिखूँगा 24 रेशो। 4 को हल करने के लिए 6 2 को लिखूँगा तो क्या आ जाएगा 12, ओके हो गया। 6 को हल करने के इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या लिखूँगा 8, ठीक। अब कहेंगे सर कि ये जो हैं और ये तो डिफरेंस है, भाई नहीं डिफरेंट। इनमें से देखें अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, क्योंकि कॉमन रेशियोज़ है ना, 4 कॉमन लेके 4 पे डिवाइड करें तो क्या 6 आएगा, इसको डिवाइड करें तो क्या 3 आएगा, इसको डिवाइड करें तो क्या 2 आएगा। तो हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया 4 से, तो ये हमारी रेशियो जो थी वो वही आ गई।
क्योंकि हमने कॉमनली फैक्टर में जाना। तो अब फिर वही बात होगी कि 6, 3 और 2 को ऐड करें तो ये 11 बनता है। 11 में से ये 6 है, 11 में से ये 3 है, 11 में से ये 2 है। तो फिर वही फार्मूला I1 किसके बराबर होगा, 6/11 मल्टीपल 10। 10 वो कीमत है जो हमने मालूम करनी है। तो अगर 11 में से 6 है तो 10 में से कितना होगा, तो 10 में से ये बनेगा 5.45 नियर अबाउट। मैंने वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लिख दी। अगर आप लिखते हैं 3/11 यानी 11 में से 3 है तो 10 में से कितना होगा, तो ये तकरीबन 2.7 आता। अगर ये 11 में से 2 है तो 10 में से कितना होगा, 1.8। वैसे भी नज़र आ रहा है कि 2 से कम होता जा रहा है। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो ये तकरीबन वही आंसर आएगा जो 10 वाला है। तो इस तरीके से करंट जब डिवाइड हो जाए तो हम उसके शॉर्ट मेथड में डिवीजन्स में करंट को कैसे मालूम करेंगे। तो ये आज का जो लेक्चर था बुनियादी तौर पे इसका जो मकसद ये था कि स्टूडेंट्स जाके जब टेस्ट देने जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड के ऊपर हम फौरी तौर पे कैलकुलेट कैसे करें। तो उसमें कोई ऐसा शॉर्ट मेथड हो जिसमें हमें कैलकुलेटर के बगैर जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन लेने का मौका मिले। तो फिर ये मैंने 2 मेथड इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसका नाम है पोटेंशियल रूल्स, डिवीजन रूल्स, और दूसरे का नाम है करंट डिवीजन रूल्स। दोनों बुनियादी तौर पे सेपरेट सर्किट पे यूज़ करेंगे। एक होगा सीरीज सर्किट के लिए और एक इसके लिए होगा पैरेलल के लिए। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों में जा रहे थे। यहाँ छोटी सी वजाहत करता है, जो बाज़ औक़ात इस रूल में वो टर्म यूज़ कर लेता है नोड एंड जंक्शंस, वो तरह समझ लेते हैं। जब बेटा किसी जगह के ऊपर 2 वायर कनेक्ट करती हैं या 2 वायर एक जगह के मिलती हैं, उस पॉइंट को नोड कहते हैं। तो जंक्शन भी तो इसी बात का है, नहीं जंक्शन में थोड़ा फ़र्क है। जब 2 से ज़्यादा वायर इकट्ठी हो जाएं तो वो जंक्शन हो जाता है। इट मीन अगर को हमसे पूछे कि ये क्या है तो हम उससे बताएंगे ये नोड है, और अगर पूछे ये क्या है तो हम उससे क्या बताएंगे, ये जंक्शन है। तो मोर देन 2 वायर्स, 3, 4, 5, 6 वायर इकट्ठी उसे जंक्शन कहते हैं। और अगर 2 वायर कहीं कनेक्ट हो रही हैं तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ये थोड़ा सा बाजू का नोड और जंक्शन का फ़र्क पूछ लिया जा सकता। तो ये था आज का लेक्चर, एक स्पेशल लेक्चर के तौर पे। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।